कल जो एथिकल डायलेमा आपसे पूछा था ना, आपने जबरदस्त ढंग से उसका आंसर दिया कमेंट बॉक्स में, और कुछ लोगों ने बोला कि सर ऐसे क्वेश्चंस आप पूछते रहिए, इससे थॉट प्रोसेस क्लियर होती है। एक देखो बहुत फेमस बेबी एथिकल डायलेमा है। क्या है ये? जैसे देखो आपके गांव में ना कुछ ही घर हैं और ना आपके गांव के ऊपर अटैक कर दिया गुंडों ने, विलेन ने अटैक कर दिया, खराब लोगों ने, और आप ना अपने गांव वालों के साथ, जो 40-50 आपके गांव वाले थे, उनको साथ लेके आप एक जगह पे छुप गए, और जो गुंडे हैं ढूंढ रहे हैं आप सब लोगों को। गांव वालों को ढूंढ लिया गुंडों ने, अगर वो मार देंगे पूरे के पूरे गांव वालों को। आपके साथ ना आपका एक बेबी भी है, सारे गांव वाले एक जगह पे छुपे हुए हैं और आपके साथ आपका एक बेबी है। आपको पता है कि जो बेबी है वो खांसी करेगा, और जैसे ही खांसी की आवाज गुंडे सुनेंगे उनको पता लग जाएगा कि गांव वाले कहां पे छुपे हुए हैं और वो सबको मार देंगे। तो एथिकल डायलेमा ये है, आप इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करोगे। दो ऑप्शंस हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन, आपको पता है आपका बेबी खांसी करेगा ही करेगा, और खांसी करेगा तो आवाज आएगी ही आएगी, और गुंडों को पता लग जाएगा आप कहां पे छुपे हुए हैं, तो आप अपने बेबी को मार दोगे। ये पहला ऑप्शन है। इससे क्या है, बाकी सभी की जान बच जाएगी। यूटिलिटेरियनिज्म के दम पे सिर्फ इसे जस्टिफाई किया जा सकता है, ग्रेटर गुड के नाम पे, कि ज्यादा लोगों की जान बचाने के लिए आप एक पर्सन की जो जान है वो कुर्बान कर रहे हो। हालांकि इसका क्रिटिसिज्म भी है डियोंटोलॉजी के आधार पे कि वो बेबी इनोसेंट है, उसको कुछ नहीं पता, आप उसको नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बेबी को कुछ नहीं बोलो, इंटेंशनली उसे कुछ नुकसान ना पहुंचाओ। अगर वो खांसी कर भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, गुंडे ढूंढ लेंगे, सारे मारे जाएंगे तो मारे जाएंगे, कम से कम आप जानबूझ के किसी की हत्या नहीं कर रहे हो। ये दूसरा ऑप्शन है। आप बताओ दोनों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन को चूज करोगे, पहला ऑप्शन या फिर दूसरा ऑप्शन। ये बहुत ही फेमस बेबी एथिकल डायलेमा है। जो फिलोसफी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने शायद इसके बारे में सुना भी होगा। तो आप बताइए पहला ऑप्शन या फिर सेकंड ऑप्शन सही है। डेट आज की 23 सितंबर है। अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएस की प्रिविलेजेस से संबंधित है। दूसरा आर्टिकल वेस्ट एशिया में ग्रेट पावर पॉलिटिक्स से संबंधित है। और तीसरा आर्टिकल वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ है लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से, क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, इस इशू से संबंधित है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल इम्यूनिटी ऑफ लेजिस्लेटर्स फ्रॉम ब्राइबरी चार्जेस से संबंधित है, और आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। मान लीजिए महेश एमपी है लोकसभा में। अब देखो लोकसभा में एमपी के नाते महेश लोकसभा में कोई भी स्पीच देता है, बेशक वो हेट स्पीच है। जैसे महेश किसी एक धर्म के लोगों को खत्म करने की बात बोलता है, कैसी भी स्पीच देता है महेश लोकसभा के अंदर, किसे भी वोट देता है, लोकसभा में किए गए एक्ट के लिए महेश के अगेंस्ट कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि संविधान का आर्टिकल 105 सेक्शन 2 ये बोलता है। संविधान का आर्टिकल 105 सेक्शन 2 साफ तौर पर यह बोलता है कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ भी स्पीच दे, किसे भी वोट दे, इसके लिए उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा नहीं चल सकता। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हाउस के अंदर कुछ गलत किया भी है, महेश ने कुछ गलत स्पीच दी भी है, जैसे ये स्पेशल सेशन जो अभी हाल ही में खत्म हुआ है ना, इस स्पेशल सेशन में एक एमपी के द्वारा काफ़ी खराब लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया और बहुत ही ज़्यादा अमर्यादित वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे कटवा भड़वा। लेकिन देखो ये जो स्पीच थी ना, जो बहुत ही ज़्यादा अमर्यादित थी, इसके लिए कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती। उस एमपी के अगेंस्ट एक्शन अगर लिया जा सकता है तो स्पीकर के द्वारा लिया जा सकता है। समझ गए? तो ये आर्टिकल 105 सेक्शन 2 जो है एक प्रकार से ना सील्ड है। सील्ड मतलब ढाल है, इम्यूनिटी देता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कि वो हाउस के अंदर कुछ भी करें, कैसे भी एक्ट करें, लेकिन उस एक्ट के लिए कोर्ट में मुकदमा नहीं चलेगा। जो कुछ एक्शन लेना होगा वो स्पीकर को ही लेना है, हाउस के अंदर जो भी गलत हुआ है। ये जो इम्यूनिटी है ना, यानी सील्ड है,
आर्टिकल 105 सेक्शन 2 के अंतर्गत ना सिर्फ एमपीज को है बल्कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी है। इसके अलावा उन मिनिस्टर्स को भी हैं जो अभी एमपी नहीं बने हैं। मिनिस्टर तो कोई भी बन सकता है ना, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे एमपी के तौर पे इलेक्ट होना होता है, तो इनको भी ये इम्यूनिटी मिलती है। प्री में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे देखो आर्टिकल 105 एमपीज को इम्यूनिटी देता है, उसी प्रकार से जो आर्टिकल 194 है ये एमएलएस को इम्यूनिटी देता है। अब देखो आप एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनिए। 1993 में ना शिबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से संबंध रखते हैं, इनके ऊपर आरोप लगा जो बाद में सिद्ध भी हो गया कि 1993 में इन्होंने ना पैसे लेके यानी ब्राइब लेके नरसिम्हा राव की सरकार के अगेंस्ट वोट दिया, नो वोट कॉन्फिडेंस के दौरान। समझ गए? मतलब शिबू सोरेन ने ना पैसे ले लिए, रिश्वत ले ली, और उस रिश्वत लेने के बाद नो वोट कॉन्फिडेंस के दौरान वोट देना था ना, तो नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ वोट दिया पैसे लेके। तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी स्टार्ट हुई। ये बोले कि कार्रवाई नहीं कर सकते मेरे खिलाफ। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 105 सेक्शन 2 तो मुझे इम्यूनिटी देता है, मैं मर्जी चाहे किसे भी वोट दूं, आप मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा 1998 में। 1998 में ना 5 जजेस की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। अगर किसी एमपी या एमएलए पर आरोप है कि उसने रिश्वत लेके वोट दिया है हाउस के अंदर, तो क्या उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं या फिर इम्यूनिटी वो एंजॉय करते रहेगा? तो 1998 में ना सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने कहा, माना शिबू सोरेन ने रिश्वत ली है, लेकिन हाउस के अंदर वो कैसे भी एक्ट करे इसके खिलाफ हम एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आर्टिकल 105 हमें रोकता है। और अगर हमने इस आर्टिकल के अंदर इंटरफेयर किया ना तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निष्पक्ष होके, इंडिपेंडेंट होके बोल नहीं सकेंगे, वोट नहीं दे सकेंगे हाउस के अंदर, इसलिए हम एक्शन नहीं ले सकते। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने बोला था पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट केस में, कि हम एक्शन नहीं ले सकते शिबू सोरेन के अगेंस्ट, क्योंकि आर्टिकल 105 उन्हें इम्यूनिटी देता है, वो किसी भी वोट दे सकते हैं। तो कार्रवाई नहीं हुई शिबू सोरेन के अगेंस्ट, मतलब कोर्ट में उनके खिलाफ केस नहीं चला, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब देखो काफी सालों बाद फिर से आप इत्तेफाक देखिए, फिर से शिबू सोरेन की जो पुत्रवधू है ना सीता सोरेन, उनके खिलाफ सिमिलर केस सामने आया। ये देखो, इनकी पुत्रवधू हैं सीता सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा की मेंबर हैं। इनके खिलाफ भी यही आरोप लगा कि 2012 के राज्यसभा इलेक्शंस के दौरान ये एमएलए थी, तो इन्होंने पैसे लेके वोट दिया, रिश्वत लेके किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट दिया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पिटीशन फाइल की गई कि आप इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाइए, ये तो रिश्वत लेके वोट दे रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने सीबीआई जांच करवाई। सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी सीता सोरेन के अगेंस्ट और काफ़ी सारे सेक्शंस लगा दिए, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 कि आप तो पैसे लेके वोट दे रहे हो। लेकिन सीता सोरेन ने अपने ससुर जी की तरह कोर्ट में जाके बोला कि कैसे मेरे खिलाफ केस चलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे तो इम्यूनिटी मिली हुई है, मैं एक एमएलए हूं, मैं किसे भी वोट दूं, संविधान के आर्टिकल 194 के अकॉर्डिंग मुझे इम्यूनिटी है, ढाल है मेरे लिए ये आर्टिकल, आप मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, मैं किसे भी वोट दूं, मेरी मर्जी। लेकिन देखो हाईकोर्ट ने ना इनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। हाईकोर्ट ने बोला कार्रवाई तो बहन जी होगी, बड़े आए आप इम्यूनिटी वाले, आपने रिश्वत ली है, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जो ये सीता सोरेन है ये चली गई फिर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये गई तो 7 मार्च 2019 को ना 3 जजेस की बेंच इस मामले की सुनवाई करती है। 3 जजेस की बेंच बोलती है चूंकि ये जो केस है ना ये नरसिम्हा राव वर्डिक्ट से संबंध रखता है, इसलिए बड़ी बेंच को ये मुकदमा भेजा जाना चाहिए। तो ये मुकदमा भेज दिया गया 5 जजेस की बेंच को। लेकिन देखो बाद में 5 जजेस की बेंच ने ये डिसाइड किया, क्योंकि नरसिम्हा राव केस की जो जजमेंट थी ना 1998 वाली, वो वर्डिक्ट दिया गया था 5 जजेस की बेंच के द्वारा। अब देखो आपको पता है किसी भी वर्डिक्ट को अगर बदलना हो ना, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी वर्डिक्ट को बदलना हो, तो जितने जजेस की बेंच ने वो वर्डिक्ट दिया था ना, अगर
उससे ज्यादा जजेस की बेंच उस इश्यू पर कोई दूसरा फैसला देती है तो ज्यादा जजेस की बेंच वाला फैसला ही अंतिम होगा। तो मान लीजिए 5 जजेस की बेंच ने नरसिम्हा राव केस में जजमेंट दिया था 1998 में, तो अब 7 जजेस वाली बेंच कुछ और वर्डिक्ट देती है उस इश्यू पे, तो 7 जजेस वाली बेंच का जो वर्डिक्ट है वो फाइनल होगा। इसलिए अब 7 जजेस की बेंच गठित कर दी गई है जो इस इश्यू पर सुनवाई करेगी कि अगर कोई एमपी या एमएलए रिश्वत लेके वोट दे देता है हाउस के अंदर तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो नहीं होती, अभी तक नहीं होती, क्योंकि ऐसा वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 1998 नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट केस में, लेकिन अब 7 जजेस की बेंच ये फैसला करेगी। आर्टिकल में लास्ट में ये कहा जाता है, देखो आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 में एमपीज को और एमएलएस को कुछ इम्यूनिटीज, पावर, प्रिविलेजेस इसलिए दी गई थी कि वो निष्पक्ष होकर बिना डर के हाउस में अपनी बात रख सकें। लेकिन अगर इन आर्टिकल्स का फायदा उठा के एमपी या एमएलए पैसा कमाते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, तो जाहिर तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई करने में, उनके खिलाफ केस चलने में ये जो आर्टिकल्स है ना, रुकावट नहीं बनने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो रिश्वत लेके वोट देते हैं। तो समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच इस मामले पर एक सही वर्डिक्ट दे, ताकि एक डेटरेंस पैदा किया जा सके, डर पैदा किया जा सके एमपीज में और एमएलएज में कि ये जो आर्टिकल्स हैं आपकी इम्यूनिटी नहीं बन सकते, सील्ड नहीं बन सकते अगर आपने कोई गलत काम किया है। तो ये आर्टिकल्स सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए हैं कि आप अच्छे से अपनी बात रख सको हाउस के अंदर। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे बढ़े उससे पहले क्वेश्चंस भी देख लीजिए। देखो प्रिविलेजेस से संबंधित ना यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2017 में, प्री का कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है। सोसाइटी में इक्वलिटी अगर मान के चले हैं तो किस चीज़ की एब्सेंस है? क्या कंपटीशन नहीं होता जब इक्वलिटी होती है, आइडियोलॉजी नहीं होती, रिस्ट्रेंट्स नहीं होती, या फिर प्रिविलेजेस नहीं होती? तो इसका आंसर ए है, प्रिविलेजेस नहीं होती। जैसे पुराने समय में सो कॉल्ड हायर कास्ट के लोगों को प्रिविलेजेस मिलती थी ना, एजुकेशन में, दूसरी जगहों पर क्राइम करने पर भी उनको कम सज़ा दी जाती थी, और सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको ज़्यादा सज़ा दी जाती थी सेम क्राइम करने पर। आज के समय में ऐसी कोई प्रिविलेजेस नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। तो इसका आंसर ए है। इसके बाद 2014 में यूपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के प्रिविलेजेस से संबंधित, आर्टिकल 105 जो हमने डिस्कस किया ना उससे संबंधित। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए pwonlyis.com पे जाके, अच्छा क्वेश्चन है ये, 2014 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। अब इसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो देखो वेस्ट एशिया से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो G20 में आपको पता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया गया, मतलब घोषणा हो गई है। अभी 2 महीने के अंदर फाइनल जो स्वरूप है कि कौन पैसा लगाएगा, वो सब डिटेल्स जो हैं वो 2 महीने के बाद बाहर आएंगी। बट कुछ लोगों ने ये पूछा कि इस कॉरिडोर को लेके जो एमओयू साइन हुआ है उसमें यूएसए क्यों शामिल है? यूएसए तो वैसे है भी नहीं पिक्चर में, इस पूरे रूट के दौरान यूएसए आता ही नहीं, तो यूएसए का क्या लेना देना इस कॉरिडोर के इस्टेब्लिश होने में? यूएसए को क्यों फायदा है, और पैसे भी यूएसए लगाएगा तो क्यों लगाएगा? इसके लिए थोड़ा सा ना आप वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स समझने की कोशिश कीजिए। वेस्ट एशिया में देखो पहले क्या हुआ करता था, 3 पोल हुआ करते थे, 3 मेजर पावर्स। आप ये ट्रायंगल देखिए, इजराइल एक बड़ा पोल, दूसरे नंबर पे ईरान, और तीसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब देश, इनका अलायंस। ये 3 बड़ी पावर्स वेस्ट एशिया में। अब देखो पहले ना इनकी नहीं बनती थी, ईरान की इजराइल के साथ कभी नहीं बनती, ईरान की सऊदी अरेबिया और यूएई इनके साथ भी नहीं बनती थी। बट पिछले कुछ सालों में ना, पिछले कुछ समय में सिचुएशन चेंज हो गई है। सिचुएशन चेंज ऐसे हो गई है क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड के बाद इजराइल के रिश्ते नॉर्मलाइज हो गए यूएई के साथ में। अब यूएसए कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरेबिया के साथ भी इजराइल के रिश्ते नॉर्मलाइज हो जाएं, और ये 2 पोल जो हैं इजराइल और सऊदी अरेबिया, इन दोनों का अलायंस बन जाए। मतलब
3 पोल के बजाय 2 ही पोल रह जाएं, एक ईरान और दूसरी तरफ इनका अलायंस इजराइल प्लस सऊदी अरेबिया प्लस यूएई, ये सब एक साथ, और ये यूएसए के साथ। ऐसी कोई सिचुएशन इमर्ज होके आए, ये यूएसए चाहता है वेस्ट एशिया में। कोल्ड वार के दौरान और इवन उसके बाद भी, कोल्ड वार के खत्म होने के बाद भी, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब ना एक प्रकार से यूएसए के क्लाइंट स्टेट्स थे। क्लाइंट स्टेट्स मतलब इन देशों ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएसए को दे रखी थी और ये यूएसए के कहने पर ही चलते थे। बट अब ना हुआ क्या, यूएसए ने वेस्ट एशिया पर ध्यान देना कम कर दिया, क्योंकि यूएसए का फोकस हो गया एक तो ईस्टर्न यूरोप, जहां पर अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, और दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक रीजन, जहां पर चाइना काफी ज्यादा एग्रेसिव है। यूएसए का ना फोकस अब इन जगहों पर ज्यादा है, ईस्ट एशिया पर और ईस्ट यूरोप पर। वेस्ट एशिया में यूएसए का फोकस काफी ज्यादा कम हो गया। तो इसका फायदा उठाया चाइना ने। चाइना ने कैसे फायदा उठाया? चाइना ने फायदा ऐसे उठाया, सऊदी अरेबिया और ईरान, इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन इनके बीच में रिश्ते थोड़ा सा इंप्रूव करवाने की कोशिश की चाइना ने। पहले तो बिल्कुल बोलचाल ही नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत बोलचाल इन्होंने स्टार्ट की सऊदी अरेबिया और ईरान ने आपस में, और ये मीडिएशन करवाया चाइना ने। मतलब चाइना, यूएसए ने ध्यान देना कम कर दिया वेस्ट एशिया पर, तो इसका फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया चाइना ने। चाइना ने वैक्यूम को फिल करना स्टार्ट कर दिया। आज गल्फ कंट्रीज के ज्यादातर देशों का ना चाइना के साथ ट्रेड सबसे ज्यादा है। चाइना का इन्फ्लुएंस यहां पे लगातार बढ़ रहा है। यह बात यूएसए को अच्छी नहीं लगी, तो यूएसए एक प्रकार से ना मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि भैया हम यहां से गए नहीं हैं वेस्ट एशिया से। वेस्ट एशिया में अभी भी हम हमारा इन्फ्लुएंस बरकरार रखना चाहते हैं। चाइना जो वैक्यूम फिल करने की कोशिश कर रहा था, यूएसए नहीं चाहता कि इस रीजन में चाइना का दबदबा बढ़े। इसी सोच के साथ यूएसए ने जहां एक प्रकार से इस कॉरिडोर को इस्टेब्लिश करवाया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया और इजराइल, दोनों के बीच में रिश्तों को नॉर्मलाइज करवाने की कोशिश कर रहा है यूएसए। क्यों? ताकि यूएसए के लिए ना फिर एक एनिमी कंट्री सिर्फ ईरान बचेगा। बाकी इजराइल, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये तो सब यूएसए के दोस्त ही हैं। तो वेस्ट एशिया में सिर्फ एक दुश्मन देश बचेगा यूएसए के लिए, सिर्फ और सिर्फ ईरान, और चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। इसी सोच के साथ यूएसए अभी काम कर रहा है, कॉरिडोर का इस्टेब्लिश करवाना, इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में रिश्तों को नॉर्मल करवाना, ये सब यूएसए की रणनीति का हिस्सा है। आप ये लाइन देखिए, यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगता है कि सऊदी और इजराइल डील हो गई, रिश्ते इनके बीच में नॉर्मल हो गए, तो फिर यूएसए की जो पोजीशन है इस रीजन में मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा यूएसए ने और भी स्टेप्स लिए हैं ये मैसेज देने के लिए कि हम इस रीजन को छोड़ के नहीं गए हैं। 2022 में इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई, इन चारों देशों के लीडर्स की ना एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी। नाम दिया गया I2U2। तो इसे क्वेड भी कहा जा रहा है, वेस्ट का क्वेड। जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के अगेंस्ट 4 देश एक साथ आए ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, तो वेस्ट एशिया में भी ये 4 देश एक साथ आए, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, चाइना को काउंटर करने के लिए। वेस्ट का क्वेड है ये I2U2। एक बड़ा क्वेश्चन वैसे ये भी इमर्ज होकर आता है कि वेस्ट एशिया में इंडिया को क्यों लाना चाहता है यूएसए। इंडिया को देखो इसलिए लाना चाहता है क्योंकि एक तो इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी तेजी से ग्रो होने वाली इकोनॉमी है, इकोनॉमी का साइज काफ़ी बड़ा है। तो इंडिया अगर वेस्ट एशिया में आता है ना, जो कि यूएसए चाहता है, तो इससे चाइना को काउंटर करने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। साउथ एशिया और वेस्ट एशिया और ज़्यादा इंटीग्रेट होगा, और वेस्ट एशिया के जो देश हैं ना, उनका ट्रेड भी अगर इंडिया के साथ बढ़ता है तो इन देशों की भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। ये भी यूएसए चाहता है। लेकिन देखो, चाइना के लिए ये वेस्ट एशिया वाला रीजन है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 70% जो तेल है चाइना यहीं से इंपोर्ट करता है। चाइना यहाँ पे सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वेस्ट एशिया रीजन में,
और अब तो पीस मेकर का रोल भी प्ले करने लगा है चाइना। यूएस, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में मीडिएशन करवाया चाइना ने। बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है कई सारे देशों का चाइना यहाँ पर। मतलब इतना आसानी से तो चाइना भी अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं छोड़ेगा, अपना डोमिनेंस, अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश करेगा और इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। लेकिन देखो राइटर ना एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोलते हैं, यूएसए के लिए दिक्कत पता है क्या है? यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल, ये पहले बिल्कुल ही यूएसए के क्लाइंट स्टेट्स हुआ करते थे, जो यूएसए बोलता वो ये करते हैं। बट अब ये सब जो देश है ना, ये देश खुद से इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने लगे हैं, यूएसए के कहने पर नहीं चलते, अपनी मर्जी से चलने लगे हैं। जैसे यूएई और सऊदी अरेबिया ने हाल ही में ब्रिक्स को ज्वाइन करने का निर्णय लिया, और ब्रिक्स ग्रुप आपको पता है चाइना डोमिनेटेड है। तो इन देशों का ब्रिक्स में जाना एक प्रकार से मैसेज है यूएसए को कि हम अब पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये जो देश है ना यूएई, सऊदी अरेबिया, ये चाइना के साथ भी साइड बाय साइड एंगेज करना चाहते हैं। ये सारे के सारे अपने जो अंडे हैं एक ही यूएसए नाम की बास्केट में नहीं रखना चाहते। तो राइटर ना इंडिया को भी यही सजेशन देते हैं। इंडिया अब देखो इस कॉरिडोर का हिस्सा तो बनेगा, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमी कॉरिडोर। अब इस कॉरिडोर से इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा, लेकिन इंडिया को ना सारे के सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, यूएसए की बास्केट में। एक और जो कॉरिडोर है ना, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उस पर भी इंडिया को ध्यान देना चाहिए। इंडिया को भी ना सऊदी अरेबिया और यूएई की तरह अब मल्टी एंगेजमेंट की पॉलिसी अपनानी चाहिए, ना कि एक ही ग्रुप में इंडिया शामिल हो जाए यूएसए के ग्रुप में, और जो यूएसए बोले वो इंडिया करे। उसके बजाय जितना इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होगा, उससे पुराना जो कॉरिडोर है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसको इंडिया को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हालांकि हाँ, चैलेंजेस हैं, ईरान के ऊपर अभी सैंक्शंस हैं, यहाँ पे देखो ईरान के ऊपर अभी सैंक्शंस हैं, और सेंट्रल एशिया में भी ये रूट जो है अभी तक पूरी तरह से मेटलाइज नहीं हुआ है, लॉजिस्टिक्स इतने अच्छे नहीं हैं। बट इस कॉरिडोर को भी मजबूत बनाया जा सके, क्योंकि ये कॉरिडोर रशिया तक जाता है। तो दोनों जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स हैं इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ना कि सिर्फ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। सिर्फ इस कॉरिडोर पर इंडिया ध्यान देता है तो इसका मतलब इंडिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूएसए है, और ईरान, रशिया ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी वजह से इंडिया इस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को इग्नोर कर रहा है। लेकिन ये अप्रोच सही नहीं होगी। इंडिया को भी मल्टी एंगेजमेंट पॉलिसी अपनानी चाहिए, सभी पक्षों के साथ एक ही समय में एंगेज करना। और बात रही वेस्ट एशिया की, देखो यूएसए के साथ या यूएसए के बिना, और इवन चाइना की प्रेजेंस भी वेस्ट एशिया में रहती है या नहीं रहती है। वेस्ट एशिया तो इंडिया का एक्सटेंडेड नेबरहुड है। पहले भी ये रीजन इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे इंडिया का बड़ा डायस्पोरा रहता है, यहाँ से इंडिया एनर्जी इंपोर्ट करता है। तो इस रीजन के साथ इंडिया पहले भी एंगेज करता था और बाद में भी एंगेज करता ही रहेगा, चाहे यूएसए के साथ करे या फिर यूएसए के बिना करें। और चाइना यहाँ पे अपनी डोमिनेंस बढ़ाए या ना बढ़ाए, वेस्ट एशिया तो वैसे भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है ही। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वेस्ट एशिया से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल वुमेन रिजर्वेशन से संबंधित है। कंटेक्स्ट आपको पता है, ये इशू हमने पहले भी डिस्कस किया है। कुछ नए एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें कवर करना है। 128वां अमेंडमेंट बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। ये लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 33% सीट्स आरक्षित करता है महिलाओं के लिए। यहाँ पर देखो 33% सीट्स आरक्षण करने का प्रोविजन था इस 128 अमेंडमेंट बिल में। कहाँ कहाँ पर? लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, और इवन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी। इवन आज के समय में एससी और एसटीज के लिए जो सीट्स आरक्षित है ना, वहाँ पर भी ये 33% सीट्स फॉर वुमेन ये वाला प्रोविज़न लागू होगा। दूसरा प्रोविज़न इस बिल का ये है, कब से ये लागू होगा ये रिजर्वेशन, इसको लेके देखो बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। बिल के प्रोविज़न के अनुसार जब देखो बिल पूरी तरह से एक्ट बन जाएगा ना, मतलब जब प्रेसिडेंट असेंट दे देंगे, हालांकि एक पॉइंट पे और भी विवाद है,
कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट के असेंट देने के बाद ये बिल एक्ट नहीं बनेगा, आधी जो स्टेट असेंबलीज हैं उनकी भी कंसेंट लेना जरूरी है। लेकिन सरकार कहती है नहीं, महिलाओं को स्टेट असेंबलीज में और लोकसभा में रिजर्वेशन देने के लिए हाफ स्टेट असेंबलीज की असेंट लेना जरूरी नहीं है। वैसे भी देखो, जिस जबरदस्त मेजोरिटी के साथ बिल पास हुआ है, अगर स्टेट असेंबलीज की असेंट लेनी भी होती तो आराम से मिल जाती, क्योंकि सारी तो पार्टीज पक्ष में ही हैं इस बिल के। लेकिन फिर से पॉइंट देखिए, कब से ये बिल फोर्स में आएगा। लिखा ये हुआ है कि बिल के पूरी तरह से एक्ट बनने के बाद जब फ्रेश सेंसस कंडक्ट होगा ना, और उस फ्रेश सेंसस के बाद पे जो डिलिमिटेशन होगा, उस डिलिमिटेशन की रिपोर्ट के आधार पर यह रिजर्वेशन लागू होगा। अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि ये जो बिल है ना लागू होगा, इंप्लीमेंट होगा 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है इस बिल का कि लागू अभी से कर देना चाहिए था। मतलब सरकार का ये कहना कि देखो डिलिमिटेशन जरूरी है, ये सारी चीजें देखो सरकार चाहे तो कुछ भी करवा सकती है। एक और बिल पास करवाया जा सकता था कि इस बिल को लागू करने के लिए डिलिमिटेशन जरूरी नहीं है। समझ रहे हो? पॉइंट ये है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को आरक्षण मिला है 33%, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अगर अभी हो जाता तो और भी ज्यादा मजेदार बात होती। फिर बिल का एक प्रोविजन ये है, हर एक डिलिमिटेशन के बाद में महिलाओं के लिए जो सीट्स रिजर्व की गई है ना, उन रिजर्व सीट्स को रोटेट किया जाता रहेगा हर एक डिलिमिटेशन के बाद। और अभी के लिए वैसे ये रिजर्वेशन देखो 15 साल के लिए एप्लीकेबल होगा, 15 साल के बाद इसे फिर से रिकंसिडर किया जाएगा। और ये तो आपको भी पता है, एक चीज़ हमारे देश में कई बार लागू हो जाए, चाहे वो फ्री स्कीम हो या फिर रिजर्वेशन हो, फिर वो बाद में उसे हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एक बार ये लागू हो गया फिर तो ये कायम रहेगा, जो कि अच्छी चीज़ भी है, महिलाओं को एम्पावर करने वाला ये बिल है। अभी आप दूसरे देशों की सिचुएशन देख लीजिए। स्वीडन में 46% इलेक्टेड वुमेन है, नॉर्वे में 46%, साउथ अफ्रीका में 45%, और ज़्यादातर देशों में ना पॉलिटिकल पार्टीज में कोटा है महिलाओं के लिए। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को ना इतनी टिकट्स तो महिलाओं को देनी ही पड़ती हैं। पार्लियामेंट में कोटा नहीं है ज़्यादातर देशों में, ये देखिए आप आंकड़ा। लेकिन हमारे देश में ना पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं को, और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अभी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतनी टिकट्स महिलाओं को देनी ही है। ये भी एक रूट हो सकता था महिलाओं को एम्पावर करने के लिए कि बीजेपी कांग्रेस इनको कम से कम 50% सीट्स पर महिलाओं को टिकट देनी ही होगी, इससे भी फायदा होता। एक फिर नेक्स्ट क्रिटिसिज्म और है बिल का। देखो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये है कि राज्यसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं किया गया है। वहां पर भी किया जाना चाहिए था, क्योंकि आज के समय में ना, बल्कि लोकसभा में तो महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन फिर भी 15% है, राज्यसभा में तो बहुत कम है। तो बिल में यह भी प्रोविजन होना चाहिए था कि राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। और आप दूसरी बॉडीज देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, तो वहां पे भी जुडिशरी को एक्शन लेना चाहिए। जब देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट्स चल रही थी ना, तो उस समय भी महिलाओं को रिजर्वेशन देने का इशू आया था। लेकिन जुलाई 1947 में रेणुका रे जो कि मेंबर थी, उन्होंने बोला कि देखो अगर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है ना पार्लियामेंट में, तो महिलाओं के लिए बल्कि ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगे। तो जिन सीट्स पे रिजर्वेशन नहीं है ना महिलाओं को, वहां पे कोई भी महिला को टिकट नहीं देगा। तो महिलाएं सिर्फ उतनी ही सीट्स तक सीमित रह जाएंगी जहां पर उनको रिजर्वेशन मिला है, बाकी सीट्स के लिए उन्हें कोई कंसीडर नहीं करेगा। हम नहीं चाहते ये सिचुएशन आए। उस समय रेणुका रे ने कहा था कि धीरे धीरे महिलाएं इंपावर होंगी, आगे बढ़ेंगी, वो अपने आप से ज़्यादा जीतने लगेंगी। लेकिन देखो हुआ नहीं ऐसा, मतलब जो उम्मीद की गई थी ना वैसा नहीं हुआ। सिर्फ 15% महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन है आज के समय में लोकसभा में, और 50% जनसंख्या है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 33% सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज में। तो वहां से कुछ अच्छे परिणाम सामने आए।
तो बाद में डिमांड उठने लगी 1996 के बाद से ही कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन इतने साल हो गए, 27 साल, सिर्फ कुछ बिल आए, कुछ पास हुए, पूरी तरह से एक्ट नहीं बन सका। अब रूलिंग पार्टी ने एक अच्छी कोशिश की और मेजोरिटी का साथ मिला, बिल पास हो गया। अच्छी चीज़ है, महिलाओं का और एम्पावरमेंट होगा, वुमेन सेंट्रिक डिसीजन लिए जाएंगे और इम्पोर्टेंट डिसीजंस पर महिलाओं का जो पर्सपेक्टिव है वो भी इंक्लूड होगा। काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में क्वेश्चंस भी देख लीजिए। जो आज हमने डिस्कशन की ना, इंटरेस्टिंग सी ये डिस्कशन, उसके आधार पे ये क्वेश्चन है। प्री का क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का 1997 में यूपीएससी ने पूछा था। पहली स्टेटमेंट, 33% अगर सीट्स पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं तो इसके लिए संविधान को अमेंड करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज अगर 33% सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित करती हैं तो इसके लिए संविधान को अमेंड करने की आवश्यकता नहीं है। बताइए, दोनों स्टेटमेंट्स हैं, 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। यह क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में, लेकिन इसका लिमिटेड इम्पैक्ट हुआ है। जो इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें पैट्रियार्की है और महिलाओं को लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन देने का लिमिटेड इम्पैक्ट हुआ है इस पैट्रियार्कल कैरेक्टर पर। इस बात पे आपको कमेंट करना है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा था, इसका आंसर आपको देना है। तो मिलते हैं मंडे को। आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।